आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। इंटेंस मैथ रिवीजन का लेक्चर 6 है और लेक्चर 6 से लेक्चर 10 तक आपका अर्थमेटिक मैथ्स का होने वाला है। ठीक है, और आप इस चीज़ को मेक श्योर करो कि मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस को अटैच किया है। जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इलेक्शन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका SICI का डिफरेंस हो गया, आपका SICI इंस्टॉलमेंट हो गया। ये सारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इनकी मैंने वीडियोस को अटैच कर दिया। आप इसको जरूर देख लो, जिससे आपका वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, साथ में जो उसका बेस्ट तरीका है वो आपको पता चल जाए कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब आपको ये सब वीडियोस देखने में और मजा आएगा, क्योंकि इनके क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डाला हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। देखो, एक कॉन्सेप्ट समझ लो, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। SICI दोनों पे बेस्ड आता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास 1 रुपए है, जो कि 5 साल बाद, 5 ईयर्स बाद वो आपका 2 रुपए हो जाता है, नहीं 4 रुपए हो जाता है, चलो 4 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि अगले 5 साल में ये कितना हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में कितना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये देगा कि ये SI सिंपल इंटरेस्ट पे आपका ये 1 से 4 हुआ है, या आपको दे सकता है कि ये CI पे 1 से 4 हुआ है। अब आप कैसे करोगे? तो आप ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा है, आपको ये समझना है कि अगर SI पे पूछे तो अगर आपका 1 रुपए से 4 रुपए हुआ तो मतलब कहीं ना कहीं आपका 3 रुपए बढ़ा है। मतलब ये 5 साल में 3 रुपए बढ़ा है, तो ये अगले 5 साल में भी 3 रुपए बढ़ेगा और अगले 5 साल में भी ये 3 रुपए ही बढ़ेगा। अगर ये SI पे है तो हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर ये SI पे है तो अगर ये 1 रुपए से 4 रुपए हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये 3 रुपए बढ़ रहा है 5 साल में, तो अगले 5 साल में भी ये 3 रुपए बढ़ेगा, तो ये 4 से 7 हो जाएगा। क्योंकि 3 रुपए बढ़ेगा, 3 रुपए यहाँ पे भी बढ़ेगा 5 साल में, यहाँ पे भी 3 रुपए ही बढ़ेगा, और यहाँ पे भी 5 साल में 3 रुपए ही बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर SI पे है तो कैसे करोगे? अगर ये SI पे है, SI पे है तो मैंने क्या बोला कि अगर आपका 1 रुपए से 3 हो जा रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं +3 हो रहा है, तो ये अगली बार भी +3 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 7 रुपए हो जाएगा। फिर अगले 5 साल में भी ये +3 होगा, तो आपका 10 रुपए हो जाएगा, अगर ये SI पे बेस्ड है तो। लेकिन अगर ये CI पे रहता तो क्या करते हैं? CI पे हम देखते हैं कितना गुना हो जा रहा है, ऐसे देखते हैं। तो अगर CI पे दिया रहता कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर ये 1 से 4 हो जा रहा है 5 साल में, तो ये अगले 5 साल में कितना हो जाएगा? तो कैसे देखते हैं, ध्यान से देखो। अगर CI पे बेस्ड है तो हम ऐसे देखते हैं कि ये 1 रुपए, ये 4 होगा, तो ये 4 गुना हो गया है, 4 गुना। तो अगले 5 साल में भी ये इसका 4 गुना हो जाएगा, अगले 5 साल में ये इसका 4 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से देखना है। तो कहीं ना कहीं अगर ये 1 से 4 हो रहा है 5 साल में, तो अगले 5 साल में इसका 4 गुना हो जाएगा, इसका, तो ये कहीं ना कहीं 16 हो जाएगा। फिर इसका 4 गुना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 64 हो जाएगा। तो CI में ऐसे होता है। कि कैसे होता है मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। अगर CI की बात करूँ, मैं कलर डिफरेंट ले ले रहा हूँ। अगर CI की बात होती यहाँ पे, CI की, तो अगर ये 5 साल में ना आपका रुपए 4 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 4 गुना हो गया है, कहीं ना कहीं ये 4 गुना हो गया है। तो अगले 5 साल में भी ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। अगले 5 साल में भी ये 16 का 4 गुना। आपको पता है ना कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये जो अमाउंट होता है ये अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। तो ये 4 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा, तो ये 64 हो जाएगा। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करने की कोई जरूरत नहीं है, अब हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि मनी इज डबल्ड इन अ बैंक अकाउंट इन 7 ईयर। मतलब आपका पैसा जो 1 से 2 हो जा रहा है 7 साल में, और यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है। मतलब अगर 7 साल में 1 से डबल हो जा रहा है, तो फिर अगले 7 साल में ये इसका डबल हो जाएगा, मतलब अगले 7 साल में ये आपका 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछ कह रहा है कि व्हाट टाइम इन ईयर्स इज नीडेड टू मेक एन अमाउंट 8 टाइम्स। अच्छा, तो एक बात बताओ, ये 7 साल में डबल हो गया, अगले 7 साल में इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, फिर अगले 7 साल में इसका डबल हो जाएगा, किसका? इसका। भाई ये 1 साल में इसका डबल हो गया, फिर अगले 7 साल में इसका डबल हो गया, फिर अगले 7 साल में इसका डबल हो जाएगा। तो आपको कितना समय लगा? 7 7 14 7 21, 21 ईयर्स आपको लगे हैं। 21 ईयर्स आपको लगे हैं 8 गुना होने में। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। आसान था कि नहीं? बिल्कुल आसान था। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट देखूं, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं, तो इन अ सर्टेन सम एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 2 1/2 टाइम्स इन 5 ईयर। तो कहीं ना कहीं आपका 1 रुपए है, तो ये 5/2 टाइम्स हो गया है। आपको दिख रहा है भाई, ये 5/2 ही तो लिखा है, 5/2 टाइम्स हो गया है 5 साल में। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, ये आपको दिख रहा है 24/4 लिखा है,
तो आपको पता है कि ये आप देखो ना, ये 5/2 टाइम्स हुआ है, तो अगले 5 साल में ये 5/2 टाइम्स हो जाएगा। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कहीं ना कहीं 25/4 ही तो आ रहा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगले 5 साल में ये इसका 5/2 टाइम्स हो जाएगा। इसका आपको दिख रहा है यहाँ पे ये 5/2 टाइम्स हो गया, यहाँ पे ये 5/2 टाइम्स हो गया, तो ये अगले में भी 5/2 टाइम्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका 25/4 हो जाएगा, जो कि आपको दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको कितना समय लग रहा है, आपको 5 साल यहाँ पे लग रहा है, 5 साल में मतलब टोटल आपको 10 साल लग रहा है 25/4 टाइम्स होने में। ठीक है, इतनी बार समझाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 साल हो जाएगा इसका आंसर। 10 ईयर्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था कि नहीं? आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी सेम है, आसान है। क्या कह रहा है यहाँ पे, अ सर्टेन अमाउंट बिकम्स थ्राइस, मतलब 1 से 3 हो जा रहा है 5 साल में, तो अगले 5 साल में कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना, मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। हमसे 9 टाइम्स से पूछा, तो कहीं ना कहीं हमें 5 साल दिया था, यहाँ पे 5 साल लगा, यहाँ पे 5 साल, टोटल आपका 10 साल लग चुका है। ठीक है, आसान है ना? अब आ जाओ, देखो ये 2024 में आया, 2021 में आया, 2023 में आया, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये एसआई पे भी बेस्ड आ सकता है, ये तो आपका सीआई पे बेस्ड हो गया। अब एसआई पे सिंपल है। एसआई पे मैंने क्या बोला, अगर ये एसआई पे होता तो आपको ये देखना रहता कि ये अगर 1 से 3 हुआ तो कहीं ना कहीं 2 बढ़ा है, तो अगले साल भी ये 2 बढ़ता, तो ये 5 से आपका 3 से क्या हो जाता, 5 हो जाता, फिर अगले साल भी 2 बढ़ता, आपका 7 हो जाता। इस तरीके से होता है एसआई में। ठीक है, और सीआई में हम गुना देखते हैं कि कितना गुना हुआ। अब नेक्स्ट आपका एसआई पे बेस्ड है, तो मैंने एसआई क्या, सीआई एसआई में डिफरेंस मैंने सिर्फ इतना बताया है कि मैंने इतना बताया कि जैसे ये सीआई पे बेस्ड था, तो ये आपका 3 गुना हो जा रहा है 5 साल में। लेकिन अगर हम एसआई पे बेस्ड देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि आपका 1 से 3 हो रहा, मतलब ये 2 बढ़ा है 5 साल में, तो अगले 5 साल में भी 2 बढ़ेगा, तो ये 5 हो जाएगा, फिर अगले 5 साल में भी ये 2 बढ़ेगा, तो ये 7 हो जाएगा। ये होता है एसआई में, मतलब 2 2 हर जगह बढ़ेगा। लेकिन सीआई में क्या था, 1 से 3 गुना, तो फिर 3 गुना, फिर इसका 3 गुना 27, ऐसे होता है आपका सीआई में। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें, इसको अगर आप देखो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम्स इटसेल्फ, मतलब ये 1 से 7 हो जा रहा है आपका कितने टाइम में, 14 साल में हो जा रहा है। अब आपको एक बात ध्यान देनी है कि भाई ये 1 से 7 हो रहा है, और आपको एसआई पे दे रहा है ना, आप क्या दिया है, आपको यहाँ पे दिया होगा, कहीं दिया है ना, हाँ सिंपल इंटरेस्ट दिया है। तो आपको गुना नहीं देखना है कि 1 से 7 गुना, ये नहीं देखना है, आपको देखना है कितना बढ़ रहा है। तो बढ़ कितना रहा है भाई, 1 से 7 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं +6 बढ़ रहा है, तो +6 आपका 14 साल में बढ़ रहा है। अब आपसे पूछ कह रहा है कि 18 टाइम्स कितने समय में हो जाएगा, मतलब आपका 1 से 18 कितने समय में हो जाएगा, मतलब 17 बढ़ रहा है भाई, 1 से 18 मतलब 17 बढ़ रहा है, तो आपका 17 कितने टाइम में बढ़ेगा। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक मैथ्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक मैथ्स है कि आपका +6 हो रहा है 14 साल में, तो आपका +17 होगा कितने साल में, बस आपसे इतना ही पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कहीं ना कहीं आपका +6 हुआ है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि 1 से 18 टाइम्स मतलब +17 कितने ईयर्स में हो जाएगा। तो बहुत आसान है, देखो +6 आपका हो रहा है 14 साल में, तो +1 होगा आपका 14/6 साल में, तो आपका +17 होगा कितना, 14/6 इंटू 17 साल में। थोड़ा मैं साफ लिख दे रहा हूँ, 14/6 इंटू 17 साल में। ठीक है, तो अगर मैं इसको काटूं तो आपका ये 119/3, जो कि आपका हो जाएगा 39.66, तो आपका ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? एसआई और सीआई में डिफरेंस आ गया ना। एसआई में हम देखते हैं कितना बढ़ रहा है, उतना नेक्स्ट साल भी बढ़ेगा, नेक्स्ट साल भी बढ़ेगा, और सीआई में क्या होता है, उतना गुना बढ़ता है। ठीक है, अब आ जाओ एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं काफी। इसमें क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 8 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। देखो आपका कह रहा है कि एक पैसा है ना जो 2 टाइम्स हो जा रहा है, मतलब 1 से 2 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है भाई 1 से 2 हो गया, या आप ये समझ लो कि 100 से 200 हो गया, तो कहीं ना कहीं 100% बढ़ा है भाई। इसमें 1 में 100% और ऐड करो तो 2 आ जाएगा, तो 100% बढ़ रहा है आपका 8 साल में। तो एक साल में कितना बढ़ेगा, एक साल में आपको पता है ना भाई 100% बढ़ रहा है 8 साल में। अगर आपको इसका रेट निकालना, रेट होता है पर एनम, तो 100% 8 साल में बढ़ा है, तो एक साल में कितना बढ़ेगा, 12.5%। ये हो गया रेट, एसआई वाला रेट हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं सीआई की, सीआई भी देख लो, एंड इट बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं आपका ये 1 से 4 हो जा रहा है ना, 4 हो जा रहा है 2 ईयर्स में। अच्छा, आप एक चीज पढ़े होगे, मैं आपको पढ़ा एक चीज बता रहा हूँ, आपने पढ़ा तो होगा ही ऑलरेडी, आप पढ़ के आ रहे हो यहाँ पे, रिपीटर्स हो या आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको एक चीज बताया, जैसे अगर मानो
एक साल में रुपए 10 से 11 हो जा रहा है, तो आपको पता है 2 साल में 10 का स्क्वायर से वो 11 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल में 10 का क्यूब से वो 11 का क्यूब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है कि ये पावर जो डिनोट करता है टाइम डिनोट करता है, या कितने टाइम्स मतलब कितना कितने बार। मैंने आपको बताया था ना, जैसे हाफ ईयरली होता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं कितने बार हो रहा है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। अभी आप उतना ध्यान मत दो। अगर एक साल में आपका पैसा यहाँ से यहाँ हो जाता है तो 2 साल में इतना हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये आपको टाइम डिनोट करता है, टाइम डिनोट करता है, ठीक है। तो वैसे ही आपको पता है कि ये आपका 2 साल है और ये कंपाउंडेड एनुअली है, तो कहीं ना कहीं मुझे इसको पावर में चेंज करना पड़ेगा, और पावर क्या होनी चाहिए 2, क्यों? क्योंकि भाई 2 ईयर्स है। तो ये बेसिकली आपका 1 स्क्वायर से 2 साल में ये आपका 2 स्क्वायर हो गया भाई। 1 से 4 हुआ तो मतलब 2 का स्क्वायर हुआ है। ये 2 क्या डिनोट कर रहा है? ये 2 ईयर्स को डिनोट कर रहा है। तो आपका ये एक साल में कितना हो जाता? आपको दिख रहा है ये एक साल में 1 से 2 हो जाता भाई। एक साल में 1 से 2 होगा तभी तो 2 साल में 1 के स्क्वायर से 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक साल में 1 से 2 हो रहा है। अगर कोई चीज एक साल में 1 से 2 हो रही है तो रेट कितना है? रेट आपका पर एनम होता है ना, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक साल का देख रहा हूं मैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेट 100% है एक साल में। यहाँ पे पर एनम का रेट 12.5 था और यहाँ पे आपका 100% है सीआई वाले में। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट टू द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेट कितना था? 12.5। कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट कितना था? 100। तो आपका कहीं ना कहीं 1:8 आ जा रहा है। समझ गए? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन था सिंपल ही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसकी मैंने एक वीडियो अटैच कर दी है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। आप उसको जाके पहले देख के आओ, तभी आपको ये मतलब ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा बहुत ही कम टाइम में, ठीक है। यहाँ पे मैं चीज़ें वो डायरेक्ट लिखा रहा हूँ और वैसे ना आपको समझ लेना, वैसे आपको दिमाग में वो चीज़ चल जाएगा। अगर आप जैसे भूल जाते हो ना, तो अगर आप वो वीडियो देखे रहोगे तो आपको चीज़ें बहुत ही आसानी से याद आ जाएगी, ठीक। अदरवाइज ये आपको ना मैं इतने बार करा दूंगा कि आपको ये चीज़ रट जाएगी, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या बोला कि अगर प्रिंसिपल पी है, रेट आर है, कंपाउंडेड एनुअली है। वैसे यहाँ पे रेट मैंने 10% लिया है लेकिन रेट आर है, ठीक है। तो अगर मुझसे सीआई का डिफरेंस पूछ ले फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, या सेकेंड एंड थर्ड ईयर, या फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, या कुछ भी पूछ ले, अगर वहां पे ये टी एच एस टी और ये ना टी एच मतलब ये टर्म आ रहा है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ वाला टर्म आ रहा है, तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आगे बहुत आसान है, चाहे आपसे जैसे सेवन्थ और एट्थ ईयर का पूछ ले, तो आपको पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। वो मस्ट है। ये वाला बहुत आसान है, अभी आपको बताऊंगा, बहुत आसान है। इसको मतलब आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, कोई कुछ तरीका नहीं, आप भूल भी जाओगे तो भी बहुत आसान से रिलेट कर पाओगे। और ये आपको याद कर लेना, SICI का डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। लेकिन अगर आप वो वीडियो देख के आए हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको सब रिलेट कर लोगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आपको याद रखना है कि जो सीआई का डिफरेंस होता है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का, वो पी के आर परसेंट का आर परसेंट होता है, ठीक है। ये पी के आर परसेंट का आर परसेंट होता है। अब अगर आपको थर्ड और फोर्थ ईयर का भी पता लगाना हो ना, तो भी आप सबसे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का लिखोगे। तो पी के आर परसेंट का आर परसेंट ही होता है। अब इस केस में ना आपका आर परसेंट 10% है, तो कहीं ना कहीं आपका 10% आपका 1/10 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मुझे बताना हो ना फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का डिफरेंस, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का डिफरेंस मुझे पता है कि पी के आर परसेंट का आर परसेंट होता है। ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का है। अगर मुझे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का भी बताना हो तो मैं पहले सबसे पहले तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का लिख दूंगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का मैंने लिख दिया। अब मैं क्या लिखूंगा उस पर ध्यान दो। आपको पता है जो 10% होता है कहीं ना कहीं आपका 10 से 11 रुपये हो जाता है, तो कहने का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 11/10 का है। अगर आपको जैसे कोई चीज़ आपकी 20% बढ़ रही है तो आप क्या करते हो? 6/5 ही तो करते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे 10% बढ़ रहा है ना, 10% आपका इंटरेस्ट है तो 10% बढ़ रहा है, तो कहने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11/10 है। तो सिंपल सा, अब बहुत ही ध्यान सुनो। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का अगर इतना है तो सेकेंड एंड थर्ड ईयर का क्या होगा? पहले हमें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का लिखना है और फिर उसमें 11/10 कर देंगे, तो ये आपका सेकेंड एंड थर्ड ईयर का निकल के आ जाएगा। जैसे अगर मुझे थर्ड और फोर्थ ईयर का लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? पी के 10% का 10%, ये फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का है, इसको 11/10 कर दूंगा तो ये सेकेंड एंड थर्ड ईयर का निकल के आ जाएगा। फिर 11/10 कर दूंगा तो थर्ड एंड फोर्थ ईयर का निकल के आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ये हो गया आपका बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है। बाकी मैं, चलो मैं लिख दे रहा हूँ। पी के 10% का 10%, यहाँ पे क्या था? ये पी के 10% का 10%, तो सबसे पहले हम लिख ही देंगे। और फिर हमें क्योंकि यहाँ पे सेकंड थर्ड का जाना है तो ये हमने फर्स्ट एंड सेकंड का लिखा, सेकंड थर्ड पे जाने के लिए हम 11/10 कर देंगे। यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा है? मैंने फर्स्ट एंड सेकंड का लिखा। और फिर मुझे सेकंड थर्ड पे जाना तो मैं 11/10 कर दूंगा, थर्ड फोर्थ पे जाना तो 11/10 कर दूंगा, फिर फोर्थ फिफ्थ पे जाना तो फिर से 11/10 कर दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब ये समझो सीआई डिफरेंस फॉर 1 एंड 2 ईयर क्या होता है। बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो ध्यान से,
देखो प्रिंसिपल आपका ये है, ये प्रिंसिपल है आपका। फर्स्ट ईयर में सीआई आपको इतना मिला है, सेकेंड ईयर में सीआई आपको इतना मिला है। ये आपका फर्स्ट ईयर में सीआई मिला, ये आपका सेकेंड ईयर में सीआई मिला है। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का डिफरेंस पूछे तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना था। लेकिन अब आपको क्या पूछ रहा है कि फर्स्ट एक साल में, अब फर्स्ट नहीं पूछ रहा, आपका 1 ईयर में सीआई इतना आया है और 2 ईयर में सीआई इतना आया है। भाई ये आपका 1 ईयर में सीआई आया है और ये आपका 2 साल में सीआई आया है। भाई 2 साल में कितना सीआई आएगा, जो पहले साल में आया है और जो दूसरे साल में आया है। तो अगर मैं इन दोनों का 1 साल और 2 साल में सीआई का डिफरेंस निकालूं तो भाई यही तो डिफरेंस है। और ये क्या है, ये आपका सेकेंड साल का सीआई है। अब आप बता दो, आपको सेकेंड साल का सीआई निकालना नहीं आता क्या? बहुत आसान है भाई। सेकेंड साल पे कितना सीआई आएगा? अगर आपको सेकेंड साल का सीआई निकालना है तो भाई जो पहले साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा, पूरा अमाउंट हो चुका है, ये सेकेंड साल के सीआई के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। मतलब आपको अगर सेकेंड फर्स्ट 1 और 2 ईयर का सीआई का डिफरेंस निकालना तो आपको सिंपल सेकेंड ईयर का सीआई निकालना है। सेकेंड ईयर का सीआई निकालना है। सेकेंड ईयर का सीआई कैसे निकालोगे? आप एक साल के बाद अमाउंट देख लो कितना हो गया, उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, जैसे 10% या 20% जो भी दिया हो वो निकाल लो, तो आपका सेकेंड ईयर का सीआई निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपली ये बोला कि अगर आपको 1 एंड 2 ईयर का क्या निकालना है, सीआई डिफरेंस निकालना है, तो इसका मतलब है सिंपल सेकेंड ईयर का सीआई, यही इसका मतलब होता है। 2 साल और 3 साल का अगर आपको सीआई का डिफरेंस निकालना है तो भाई देखो, आपका पहले साल इतना सीआई मिला, दूसरे साल इतना सीआई मिला, तीसरे साल आपका इतना सीआई मिला। तो आपका 2 साल में कितना सीआई मिला? 2 साल में आपका इतना सीआई मिला। 3 साल में आपका इतना सीआई मिला। ये फर्स्ट ईयर का सीआई है, सेकेंड ईयर का सीआई है, थर्ड ईयर का सीआई है। तो 2 साल में आपको इतना सीआई मिला है, 3 साल में आपको इतना सीआई मिला है, तो आपका डिफरेंस कितना है? आपका डिफरेंस तो यही है ना। और ये क्या, ये थर्ड ईयर का सीआई है। थर्ड ईयर का सीआई निकालने के लिए 2 साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा उसका निकाल दो परसेंटेज, आपका थर्ड ईयर का सीआई निकल के आ जाएगा। जो आपका 2 और 3 साल, ये 2 ईयर है और ये 3 ईयर्स है। ये बात ध्यान रखना, ये थर्ड ईयर नहीं है, 2 ईयर्स है। तो आप समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? ठीक है, अब आप मुझे बता दो, अगर मुझे सेकेंड साल का सीआई निकालना है तो मुझे पहले बात तो एक साल के बाद अमाउंट पे जाना पड़ेगा। तो अगर मेरा प्रिंसिपल पी है, रेट मेरा 10% दे रखा है, तो एक साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा। और इसका जो 10% होगा ना भाई, मेरा 2 साल के बाद अमाउंट इतना हो चुका है। अब मुझे सीआई निकालना है 10%, तो सिंपल इस अमाउंट का 10% निकाल दूंगा तो मेरा सीआई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या किया मैंने, ये एक साल का अमाउंट निकाल लिया है, इस पर मैंने सीआई लगा दिया है। अब जैसे 2 और 3 ईयर्स का अगर मुझे डिफरेंस बताना है तो इसका मतलब होता है थर्ड ईयर का सीआई। थर्ड ईयर का सीआई निकालने के लिए क्या करूंगा, पहले मैं 2 साल का अमाउंट निकालूंगा। 2 साल के बाद मेरा अमाउंट इतना हो जाएगा और इसका 10%, सिंपल ये मेरा थर्ड ईयर का सीआई हो जाएगा, जो कि 2 साल और 3 साल के सीआई का डिफरेंस होता है। ऐसे अगर मुझे इसका निकालना हो तो सबसे पहले मैं 3 साल के बाद अमाउंट पे चला जाऊंगा, 3 साल पे। तो ये मेरा 3 साल के बाद इतना अमाउंट हो जाएगा और इसका 10% जो होगा वही वही फोर्थ ईयर का क्या होगा, सीआई होगा। समझ में आ गया? अब देखो एक चीज समझो, बहुत ही आसान सी चीज है। आपको ना सीआई का डिफरेंस फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर का निकालना हो तो भी वो पी का R% होता है, या आपको एसआई सीआई का डिफरेंस 2 साल का निकालना हो तो ये भी आपका पी का R% होता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखना, ये भी बहुत ईजी है। अगर आपको इमेजिन करना बहुत आसान है। देखो ये आपका क्या है, ये आपका है प्रिंसिपल। आपने निकाला, जैसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो मानो इसका 10% है, मान लो ये आपका 100 है तो आपका ये 10% आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा और ये आपका इसका 10% मतलब जो कि 1 आ चुका है। ऐसे तो सीआई निकालते हो। अगर ये 2 साल का सीआई है, 2 साल का 2 ईयर का सीआई है। अगर आपको एसआई निकालना होता तो आपको सिंपल 10 और 10 होता है, आपका ये वाला नहीं होता। तो अगर आप एसआई देखो, ये आपका एसआई होता है, जो पहली लाइन होती है ना, ये आपका होता है एसआई और ये पूरा होता है आपका सीआई। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस तो ये आ रहा है। अब ये है क्या, ये इस 100 के 10% का 10% है, कहीं ना कहीं इस पी के R% का R% है, और यही डिफरेंस है एसआई सीआई का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो अगर मुझे ये निकालना हो तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पी के R% का R% मतलब पी का ये, तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते रहते हैं और यहीं पे आप गलतियां करते हो। मतलब आपको एसआईसीआई में कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स एक्स एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। एक बात ध्यान रखना है कि 2 ईयर्स के लिए ही होता है, जो मैंने आपको अभी यहाँ पे कराया ना, ये चीज ये 2 ईयर्स के लिए है, 2 ईयर्स के लिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। अगर 3 साल के लिए होगा तो उसका मैं अलग तरीका बताऊंगा। अभी आपको मैं 2 साल के लिए बता रहा हूँ एसआई सीआई का डिफरेंस क्या होता है। पी के R% का R% होता है। तो मुझे यहाँ पे पी दिया है एक्स, तो एक्स के R% कितना है आपका 8% है। एक्स के 8% का
8%। ये आपका क्या है, ये आपका है SI CI डिफरेंस, अरे यार, डिफरेंस फॉर 2 ईयर्स, ये तो बताया ऊपर। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 19.20, तो ये मैंने हटा दिया ये, और ये भी चला गया 2 जीरो, तो आपका 8×8 = 64, 64 तिहाई होता है आपका। तो आपका कहीं ना कहीं 3000 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। हमने एक लाइन में कर दिया क्योंकि हमें ये रिजल्ट अब याद हो चुका है। क्या रिजल्ट है, SI CI के डिफरेंस 2 साल के लिए जो होता है वो P के R% का R% होता है। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, देखो 2022 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है, ठीक है। हाँ, तो क्या है, ऑन अ सर्टेन सम द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। मैंने क्या बोला, हमें पता है भाई P के R% का R% होता है, तो मुझे P नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, P का R% मतलब 1/10 का 1/10, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है 250, तो आपकी P की वैल्यू आपको दिख रहा है, ये C वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमने 66300 को हमने डिवाइड कर दिया है ए और बी में, इन सच अ वे दैट द अमाउंट दैट ए रिसीव्स आफ्टर 8 ईयर्स इज इक्वल टू द अमाउंट दैट बी रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर्स विद द कंपाउंड इंटरेस्ट बीन कंपाउंडेड एनुअली एट रेट ऑफ 10%। देखो अच्छा, एक बात आप मुझे बता दो, अभी आपने देखा जैसे प्रिंसिपल P है और रेट मानो 10% है, तो आपका 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 साल के बाद इतना हो जाएगा, 3 साल के बाद इतना हो जाएगा। या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, आपका 11/10 मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे 4 बार होगा तो ऐसे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे मुझसे पूछ रहे 7 साल बाद, तो मैं ऐसे ही तो लिख दूंगा डायरेक्ट, मैं क्यों एक ऐसे 7 बार मल्टीप्लाई करूँ, मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। तो ये मेरा 7 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा, इतनी बात तो बहुत आसान है, पता होगी आपको। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है ए और बी के फॉर्म में मतलब आप ये मान लो 66300 को मैंने ए और बी में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अच्छा 10% है, दोनों पे 10% लग रहा है, तो ए को 8 साल बाद कितना मिलेगा, आपको पता है ए जो है 8 साल बाद मतलब आपका 10% है, तो कहीं ना कहीं 1 साल बाद इतना हो जाएगा ए, 2 साल बाद फिर से 11/10 कर दूंगा, 8 साल बाद आपका इतना हो जाएगा। और बी आपका कितने साल बाद, 10 साल बाद कितना हो जाएगा, बी आपका 10 साल बाद इतना हो जाएगा, भाई 10 साल बाद इतना हो जाएगा अमाउंट। अब आपको कह रहा है कि ये आपका ए 8 साल बाद और बी आपका 10 साल बाद आपका क्या है, एक सेकंड रुक जाओ, ए रिसीव्स आफ्टर, अच्छा इज इक्वल टू, देखो ए को 8 साल बाद जितना मिलता है वो वही इक्वल्स टू है बी को 10 साल बाद जितना मिलता है, मतलब ये कहीं ना कहीं इक्वल है। अब आप यहाँ से काट सकते हो, इसको काट दो, ये आपका 2 पावर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका ए और बी का जो रेशियो आ रहा है वो 121 रेशियो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो इन दोनों का जो सम आ रहा है वो कहीं ना कहीं ए प्लस बी, भाई ये आपका ये जो है आपका भाई, ये जो है आपका ये ए प्लस बी ही तो है भाई, ए और बी में तो डिवाइड किया तो ए प्लस बी तो है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको दिख रहा है 221 की वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं इंटू 300 किया गया है, ये तो किया गया है इंटू 300, तो मतलब इंटू 300 कर दो, तो आपका बी कितना हो जाएगा इंटू 300, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 221 का मतलब यहाँ पे 6 तो इंटू 300 कर दो, इसका भी इंटू 300 कर दो। तो मैंने इसका 300 किया तो काफ़ी ईजी है क्योंकि भाई इसको मल्टीप्लाई करना काफ़ी ईजी है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, आपका 30 इतना आ जाएगा 30,000, ठीक है। तो बी की वैल्यू 30,000 है जो कि आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका ए डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको ये करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये भी आपको दिख रहा है कितना 3 6 3, ठीक है। समझ गए कैसे करना है, आसान था ना। आ जाओ नेक्स्ट पे। A sum of 3364 is divided into two parts such that the amount received on them after 3 and 5 years respectively is the same when the rate of interest is 5 per annum। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पे जो 3364 है उसको मैंने डिवाइड किया है दो फॉर्म में। चलो सपोज मैंने मान लिया ए और बी में, ए और बी में डिवाइड किया है, तो ए को 3 साल बाद जितना मिल रहा है उतना ही बी को 5 साल बाद मिल रहा है, और जो रेट है वो 5% है। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक बात पता है कि ए अगर ए है और बी है, तो अगर ए 1 साल बाद कितना हो जाएगा, 5% पर इनम है, तो कहीं ना कहीं 1 साल बाद इतना हो जाएगा दो, एक सेकेंड यार, 21/20, 5% है ना, तो 21/20, 2 साल बाद इसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 साल बाद इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 3 साल है तो कहीं ना कहीं इसका क्यूब हो जाएगा। बी 5 साल बाद कितना हो जाएगा, बी 5 साल बाद इतना हो जाएगा, और ये दोनों बराबर हैं तो कहीं ना कहीं ये पावर 2 से कट गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ए और बी का जो रेशियो आ गया वो 441 रेशियो 400 आ गया है।
आपको दिख रहा होगा ये 841 बन रहा है, 841 ए प्लस बी 841 है, जिसका ये है 841। तो कहीं ना कहीं इंटू 4 हो रहा है, आपको दिख रहा है भाई, देखो भाई 841 है, इंटू 4 करोगे तभी तो है, ये इंटू 4 ही तो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका इंटू 4 करना है हमें, तो इसका इंटू 4 कर दो, या आपको डिफरेंस निकालना है ना शायद, द डिफरेंस बिटवीन ए टू पार्ट्स। तो 41 इंटू 4 कर दो, और वैसे भी आपको दिख रहा है 41 है तो 41 का मल्टीपल होगा, जो कि आपको ये सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। अदरवाइज आपको ऐसे भी कर लो, 164 आपका आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बात? आसान है, आसान है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है, इन वॉट टाइम विल इतना अमाउंट टू इतना एट 8% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हम ना इसको विदाउट कैलकुलेशन करेंगे। पहली बात तो आप बता रहा हूँ कि कैलकुलेशन इसकी करते क्या, मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ, मैं सॉल्व नहीं करने वाला इसको, मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूँ। देखो जब भी आपसे टाइम पूछे ना, टाइम पूछे और आपको दिया कि ये पैसा यहाँ से यहाँ हो जा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं पावर्स में कन्वर्ट करना है। जैसे मैं बोल दूँ कि आपका जो 1000 रुपये है वो आपका 1331 हो जा रहा है 10% की रेट से। आपको रेट दिया रहेगा, या आपको रेट पूछ सकता है, आपको टाइम दिया रहेगा। ठीक है, तो आपको सपोज यहाँ पे दिया है 10%, तो ये पूछेगा कितने साल में हो गया है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं फिर कितना साल पूछे या आपको साल देके पूछे कितना रेट है, तो आपको कहीं ना कहीं पावर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे रेट पता है 10%, तो आपको पता है ये पैसा कहीं ना कहीं 10 से 11 हो रहा होगा, ये बात आपको पता है ना, एक साल में, क्योंकि 10% है। अब आपको इसकी पावर लगा के इसके बराबर करना है, तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं 3 जा रहा है, 3 तभी तो इसके बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं 3 क्या डिनोट करता है, 3 डिनोट करता है टाइम को, और ये कंपाउंडेड एनुअली है। अगर ये वाला जो मैंने 10% दिया है, मैंने कंपाउंडेड एनुअली की, कंपाउंडेड एनुअली दिया है, एनुअली एनुअली दिया है, तो आपका 3 जो डिनोट करेगा वो 3 साल को डिनोट करेगा, क्योंकि ये एनुअली इस वजह से 3 ईयर्स। लेकिन अगर यही चीज में क्या कहता ना, कि कोई आपका पैसा है जो 1000 से आपका 1331 हो जा रहा है, या एक ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 14641 हो जा रहा है, 20% रेट है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 20% पर एनम है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। अब क्या करते, अब देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो 20% पर एनम है, तो हाफ ईयरली में कितना होगा, हाफ ईयरली में आपका 10% होगा। मतलब कहीं ना कहीं ये 6 महीने में आपका पैसा, 6 महीने में जो है ये आपका 10 से 11 हो जा रहा है 6 महीने में। तो आपको ये पता है 6 महीने में 10 से 11 हो जा रहा है। अब आपको ये तो पता है ना भाई 6 महीने में 10 से 11 हो रहा है। अब आप इसको पावर में कन्वर्ट करो, पावर क्या बताएगा, पावर टाइम बताएगा, लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आपको पता है 10 की पावर 4, 11 की पावर 4 है, तो ये 4 आपका टाइम बता रहा है। लेकिन ये आपका जो वन टाइम है, क्योंकि आपको पता है 10 से 11 नहीं, ये 6 महीने में हो रहा है, तो ये जो पावर 1 है ना, ये 6 महीने को डिनोट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये 4 आपका 6 × 4 महीने मतलब 24 महीने को डिनोट करेगा। आप ये कह लो कि भाई 4 जो है ना, ये आपका आधा आधा साल है, आधा आधा साल 4 बार है, मतलब कहीं ना कहीं आपका 2 साल टाइम लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? ये जो 4 साल को डिनोट नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हाफ ईयरली है, तो 4 का आधा करना पड़ेगा, मतलब ये 2 साल में आपका ये पैसा इतना हुआ है। तो समझ में आ गई बात? ये है आपका एग्जाम्पल। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये देख लो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपका जो पैसा है आपको पता है ये 8% है, पहली बात तो आपको 8% पता है ना, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब ये कहीं ना कहीं 4% है हाफ ईयरली में, मतलब कहीं ना कहीं आपका पैसा ये 25 से 26 हो रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि यहाँ पे कितनी पावर आ रही है। ठीक है, एक चीज और बता दे रहा हूं मैं आपको, एक चीज और ध्यान सुन लो, कि अब आपको जैसे कैलकुलेशन जल्दी करना है, तो आपको पता है यहाँ पे 25 की जितनी पावर ये होगी ना, ये 25 की जितनी पावर होगी वही 26 की इतनी पावर होगी, और जितनी भी पावर होगी उसका मैं आधा कर दूंगा, क्योंकि ये हाफ ईयरली है। तो मैं इसको नहीं कैलकुलेट करता हूं, मैं डायरेक्ट इसको देखता हूँ 25 से डिवाइड करके कि कितना हो रहा है। वैसे आप काट भी सकते हो, लेकिन काटने में समय लगेगा, आप ऐसे ही कर लो, ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, 625 कर डायरेक्ट 25 कर दूं क्या? वैसे चलो ठीक है, कर लो भाई ऐसे ही। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ये 25 से कितने बार गया, इतने बार गया, इसको अगर मैं देखूँ तो ये आपको दिख रहा है ना, मैंने आपको बोला था कि अगर मैं इसका रूट निकालूँ ना, तो आपको दिख रहा है ये भाई 5 आएगा, क्योंकि 25 लास्ट में तो 5 आएगा, और ये किसी का अल्टरनेट मल्टीप्लाई, मुझे ऐसे दिख रहा है 12 × 13 है, तो कहीं ना कहीं 125 का स्क्वायर है। ठीक है,
तो आपको दिख रहा है 25, 125 का स्क्वायर है ये ना, 125 का। तो कहीं ना कहीं अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो 25 इंटू दिस, ठीक है भाई, 25 इंटू दिस ये है। तो कहीं ना कहीं इसको मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू, और इसको मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ 125 इंटू 125 से, ठीक है। तो अगर मैं 25 में तोड़ लूँ इसको, 25, ये 25 इंटू 5 है, ये 25 इंटू 5 और ये भी आपका 25 है, कहीं ना कहीं आपका 4 आ गया है ना, ये पावर 4 है सिंपल, ये पावर 4 है, मतलब 25 की पावर 4 है, ठीक है। और यहाँ पे ये 26 की पावर 4 अपने आप हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पावर 4 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 साल को डिनोट कर रहा है, तो इसका 2 ईयर्स करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये इसका बेसिक तरीका है। लेकिन अगर मैं रहता ना, मैं इसको इस तरीके से नहीं करने वाला था, मैं इसको किस तरीके से करने वाला था मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया, मतलब ये थोड़ा सही तरीका है। अदरवाइज मुझे एक बात पता है कि सीआई में मैंने आपको ना बहुत ही अप्रोक्सीमेशन वाली चीज़ें बताई कि एक आप अप्रोक्स में निकाल लिया करो। देखो आपको पता है ना कि ये आपका हाफ ईयरली है, तो आपको बस इतना रफली देखो, पहले तो ये 8% है, 8% जब 10% से कम वैल्यू रहती है ना, तो एस आई सी आई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। आपको यहाँ पे एस आई सी आई का डिफरेंस भी नहीं निकालना है, लेकिन आपको ये पता है कि भाई अगर ये जैसे 6 महीने का गैप है ना यहाँ पे, 6 6 महीने का, तो 6 6 महीने में एक ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार रफली देखो ना ये कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, आपको रफली देखना है। तो आप ऐसे देखो कि ये कहीं ना कहीं 39 से 45.6 हो जा रहा है, ऐसे रफली देखो 39 से 45.6 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका 6.6 बढ़ रहा है। तो आप देख लो कितना परसेंटेज बढ़ रहा है। तो अगर मैं देखना चाहूँ ना, इंटू 100 कर दो तो ये कहीं ना कहीं 660 हो गया, 39 से डिवाइड कर दूंगा, 4 है ना, ये 4 6 से बाहर जाएगा ना, 6। तो आपको दिख रहा है 16 पॉइंट समथिंग जाएगा ना, 9 6 54 होता है, हाथ लगा 5, 36 18 5 होता है आपका, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको देखा 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अब आप बताओ, एक बात आप मुझे बता दो, आपका यहाँ पे 8% था, यहाँ पे 16% बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका 2 साल में बढ़ा होगा कि नहीं, तो इसका आंसर डायरेक्ट 2 साल आ जाएगा ऐसे भी। मेरी बात समझे, आपको बस एक रफ आइडिया लगाना है ना कि यहां से कितना परसेंटेज लगभग बढ़ रहा है। तो आपको दिखेगा 16 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, तो आपका ये 8% था, तो भाई 16% में कहीं 2 साल में, और ये 16 पॉइंट से ज़्यादा इसलिए आया क्योंकि भाई कंपाउंडेड एनुअली है, जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा है आपका आधे आधे साल में, उस पर भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ेगा, इस वजह से 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो कहीं ना कहीं लगभग 2 साल में, क्योंकि अगर 2.5 साल करते भाई तो 8% और 4% और हो जाता, तो कहीं ना कहीं आपका 16 4 20% पे पहुंचता, और अगर आधा साल कम रहता तो भी ये 12% पे पहुंचता, तो 1.5 साल में 12% के आसपास पहुंचता। तो आपको एक रफली आइडिया लगाना है। तो अगर ये क्वेश्चन मेरे सामने आता तो मैं इसको कैसे करता, देखो मैं सिंपली ये ऐसे करता, मैं यहाँ पे निकालता कितने परसेंटेज बढ़ रहा है लगभग, और लगभग देखता, ये एग्जैक्ट वैल्यू से नहीं करता, मैं लगभग देखता। तो लगभग से मुझे दिख रहा था भाई ये 16% समथिंग आ रहा है, 8% पर एनम, मतलब हर साल 8% बढ़ रहा है, तो भाई 16% समथिंग कितने साल में बढ़ेगा, 2 साल में बढ़ेगा, 2 साल इसका करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि अ सम इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट्स टू इतना इन 2 ईयर्स एंड इतना इन 4 ईयर्स। तो आपको सम बताना है कितना इन्वेस्ट किया गया है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना, जैसे मान लो आपके पास कुछ रुपए हैं जो 2 साल के बाद इतने हो जा रहे हैं, ठीक है। और फिर 2 साल के बाद आपके क्योंकि एट द एंड ऑफ 4th ईयर है ना, मतलब 2 साल के बाद बेसिकली, क्योंकि 2 साल के बाद इतना और एट द एंड ऑफ 4th ईयर इतने हो जा रहे हैं, मतलब 2 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद आपका कितने हो जा रहे हैं, 25920 हो जा रहे हैं। अच्छा अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसको भी थोड़ी देर भूल जाओ, कि जैसे मान लो आपका 10 रुपए है जो कि 2 साल के बाद 16 रुपए हो गया है, तो आपको कहीं ना कहीं दिख रहा है, आप यहाँ पे 8 × 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तभी आपका 16 आ रहा है। अब ये 8/5 कहाँ से आया, ये कहीं और से नहीं आया, ये बेसिकली क्या किया गया है, आप क्या किए, आपको एक ईजी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, सिंपली आप इसको अपॉन इतना कर दियो, मतलब 16/10 कर दियो, और आप बताओ 10 में 16/10 करोगे तब तो 16 आएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आपको फिर 2 साल के बाद निकालना हो, तो आपको पता है ये आपको 16/10 गुना हो जा रहा है, आपको ये बात तो दिख रही है ना कि भाई ये आपका 16/10 गुना हो जा रहा है। तो अगर आपको फिर 2 साल के बाद निकालना, तो आपका फिर ये 16/10 गुना हो जाएगा यहाँ पे। इतनी बात क्लियर है ना। लेकिन अगर आपको 2 साल पहले निकालना हो कि 2 साल पहले कितना था, 2 साल पहले कितना था, तो आपको पता है कि भाई ये 16/10 करोगे, इसको आप 16/10 करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, जो मैं आपको थोड़ा ऑब्जर्व कराना चाहता हूं, अगर आपको इससे इस पे जाना है,
मतलब 16 से आपको 2 साल पहले जाना है, तो आप इसको पहले लिखोगे। आपका ये 16/10 आ रहा है ना, तो आप 10/16 लिखोगे। अगर आप 16 को 10/16 से मल्टीप्लाई करो तो आप 10 पे आ रहे हो कि नहीं। तो अगर आपको आगे जाना है तो आप आगे वाला अपॉन पीछे वाला मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर आपको पीछे आना तो पीछे वाला अपॉन आगे वाला मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल के आया मेरा, तो अगर मुझे फिर यहाँ पे जाना हो तो मैं यहाँ पे 16/10 करूंगा, लेकिन अगर मुझे 2 साल पीछे जाना हो तो मैं 10/16 करूंगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने बहुत ही प्यार से ऑब्जर्व कराया है आपको। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दूं कि जैसे यहाँ पे आपको पता है किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, 25920 अपॉन 14400 से कर रहा है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई लेकिन करने की जरूरत नहीं है, बाद में करना है सिंप्लीफाई। तो आप 2 साल बाद गए, अगर आपसे पूछ लेता कि 6 साल के एंड पे कितना पैसा होता, 6 ईयर के एंड पे कितना पैसा होता, अगर आपसे पूछता कि चलो ठीक है भाई 2 साल के बाद इतना हो जा रहा है, 4 साल के बाद इतना हो जा रहा है, तो 6 साल के एंड पे कितना हो जाएगा। तो अगर 6 साल के एंड पे निकालना रहता आपको तो कैसे निकालते, आप इसको फिर से 25920 अपॉन 14400 करते, तो आपका यहाँ पे जो पैसा निकलता वो 6 ईयर के एंड पे होता, कितना पैसा आपके पास। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे कहा है कि सम बता दो, मतलब कितना सम इन्वेस्ट किया गया। तो बहुत ही आसान है, देखो ये आपको 2 साल के एंड पे दिया है, ये आपको 4 साल के एंड पे दिया है, 4 साल के, ये 2 साल के एंड पे दिया है, ये आपको 4 साल के। तो आप 2 साल आगे जा रहे हो तो 4 पे, अगर आप 2 साल पीछे आ जाओ तो एकदम आप स्टार्टिंग लेवल पे आ जाओगे कि नहीं। भाई देखो 2 साल के एंड पे इतना है, 2 साल आगे जा रहे हो तो आप 4 साल पे पहुंच जा रहे हो, तो 2 साल अगर आप पीछे आ जाओ तो आप एकदम स्टार्टिंग पे आ जाओगे ना। तो यहाँ पे आने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 14400 अपॉन 25920। इसको आप इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर से, मतलब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। इतनी बात क्लियर है। अब बहुत आसान है कैलकुलेशन, 14400 इंटू 14400 अपॉन 25920। ठीक है, तो आपका जीरो से यहाँ पे जीरो चला गया, 12 से काट रहा हूँ तो 12 से ये गया, 12 से ये गया, 12 दूना 24, 12 इकन्ना 12, 12 छक 72, 12 से फिर जाता हूँ मैं, 12 इकन्ना 12 अट्ठे 18 से आपका फिर चला गया, ये 18 8 बार जाएगा, तो कहीं ना कहीं 8 0 करके समथिंग 8000 आएगा, जो आपका डी वाला ऑप्शन है। अच्छा, अगर ये मेरे सामने आता क्वेश्चन तो मैं ये सब नहीं करता, मुझे पता है भाई, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 साल के बाद इतना, 4 साल के बाद इतना। ठीक है, अब मुझे 2 साल पीछे जाना है तो मैं सिंपल 14400 लिखूंगा, और मुझे पीछे जाना है तो पीछे जाने के लिए मैं छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये छोटी वैल्यू है, ये आपकी बड़ी वैल्यू है, ये 1 से बड़ी, 1 से छोटी पे मल्टीप्लाई करूँ तभी मैं छोटे कम वैल्यू पे जाऊंगा। तो मतलब 14400 अपॉन 25920, ये मेरा पहला स्टेप होता। अगर ये एग्जाम में आता है, मॉक में आता, मैं यही चीज़ लिखता, मैं ये सारी चीज़ें नहीं लिखता। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए किया, अगली बार से आपको चीज़ याद रहनी चाहिए। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्यों, अब बता रहा हूं क्यों अच्छा है। देखो, द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन सम आफ्टर 3 ईयर्स एंड आफ्टर 5 ईयर्स कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, ये वो इतना है। मतलब आपका 3 साल के बाद जो पैसा मिलता है ना, 3 साल के एंड पे, ये आपका 3 ईयर्स के एंड पे, 3 साल के एंड पे है, और ये आपका 5 साल के एंड पे है, ये 5 साल के एंड पे है। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये 2 साल का गैप है, 2 ईयर्स का गैप है, तो आप, भाई आपको जो वैल्यू पता है ना, ये 2 साल के बाद की वैल्यू पता है, तो आप इसके 2 साल के बाद की वैल्यू फिर से निकाल सकते हो, मतलब 7 ईयर्स के एंड पे निकाल सकते हो, या फिर 9 ईयर्स के एंड पे निकाल सकते हो बहुत ही ईजिली। ठीक है, वैसे कैलकुलेशन है लेकिन बता रहा हूँ बस। तो आप अगर 2 साल आगे जाते तो 5 साल पे पहुंच जाओगे, फिर 2 साल आगे जाते तो आप 7 साल पे पहुंच जाओगे। अगर यहाँ पे 3 साल है तो 2 साल पीछे आओगे तो आप 1 साल पे पहुंच जाओगे, फिर 2 साल पीछे आओगे तो आप कहीं ना कहीं -1 पे पहुंच जाओगे, लेकिन आपको स्टार्टिंग में पहुंचना है, तो आप स्टार्टिंग पे नहीं पहुंच पा रहे हो, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर आपको यहाँ पे काटना पड़ेगा। ठीक है, अब आप काटोगे कैसे, तो कोशिश करो, काटते हैं भाई, और क्या ही कर सकते हैं। तो इसको हम 12 से काटते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको 12 से काटूं तो अभी पहले एक बार देख लो क्या हो रहा है, फिर हम देखते हैं आगे। तो अगर मैं इसको 12 से काटूं तो 12 से कितने बार जा रहा है, 12 से जा रहा है 12 इकन्ना 12, 8 7 7 84, 84 मतलब आपका चला गया 3, 33, 33 मतलब आपका चला गया ये 2 बार 24, 6 3 9 8। अगर मैं इसको काटूं 24, सॉरी 12 से, 12 दूना 24, 58, 4 48, 10 105, 105 मतलब होता है आपका 96, 96 मतलब ये आपका हो गया 9, 9 मतलब फिर से 96,
फिर 96 मतलब 38, 38 मतलब कहीं ना कहीं आपका चला गया 3 बार और ये चला गया आपका 2 बार। ठीक है, इसको मैं फिर से 12 से काट दूं क्या? 2 जीरो लगा के इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से 12 से काटूँ तो आपको बताइए भाई 12 का क्यूब मतलब कहीं ना कहीं 144 आ जाएगा। तो अगर मैं इसको काटूँ फिर से तो आपका 144 जीरो जीरो आ जाएगा। इसको काटूँ तो 12 दूना 24 होता है, जीरो आ जाएगा और आपका ये जीरो आ जाएगा। फिर आपका 84, 4 3 33 6। अब आप देखो ना ध्यान से, अब आपको देखो ज़्यादा काटने की जरूरत नहीं है, आपको दिख रहा है ये जो आया है ना ये यहाँ पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप इसको फिर से 12 से काटोगे, अगर जैसे इसको मैं फिर से 12 से काट दूं तो आपका ये कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 1200। ठीक है, हम्म तो ये आपका एक बार सुनो, या मैं डायरेक्ट इसको 144 से काट दूं ना। देखो मैंने अभी अभी क्या किया, बहुत ध्यान से सुना, बहुत ही ध्यान से सुनो। इसको मैंने 12 से काटा, ये है 12 से काटा, ये है तो कहीं ना कहीं 144 से काटा मैंने, या 12 और इंटू 12 से काटा ना। तो इसको 12 इंटू 12 से काटूंगा तो ये आ जा रहा है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से 12 इंटू 12 से काट दे रहा हूँ, 144 को मतलब 144 से काट दे रहा हूँ। तो आपका ये 100 आ जाएगा कि नहीं? और आप ध्यान से देखो भाई, इसको मैंने 144 से काटा है तो 144 आ गया है। ठीक है, तो ये वही चीज तो है भाई, ये देखो ये सेम है। तो इसको फिर से अगर 144 से काटूंगा, ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 144 आ जाएगा, मतलब ये आपका 144 का स्क्वायर था बेसिकली। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कहीं ना कहीं ये 100 आपका 144 बन जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका 10 का स्क्वायर आपका 12 का स्क्वायर बन जा रहा है। और ये 2 साल में हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं आपका 1 साल में पैसा 10 से 12 हो रहा है। 2 साल में आपका पैसा 10 से 12 हो रहा है, तो 1 साल में आपका 10, सॉरी 2 साल में आपका 10 का स्क्वायर से 12 का स्क्वायर हो रहा है, क्योंकि हमें 2 ईयर्स का ही तो गैप दिया है। तो कहीं ना कहीं आपका 1 साल में 10 से 12 हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता चल गया, मतलब अगर आपको प्रिंसिपल पी दिया है तो 1 साल बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा, 2 साल बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा। साथ में आपको एक चीज और पता है, क्या पता है आपको? कि अगर आपका पैसा इतना है तो 1 साल पहले पैसा आपका इतना था, 2 साल पहले पैसा आपका इतना था, और 3 साल पहले पैसा आपका इतना था। ये भी बात आपको पता चल चुकी है अब। ठीक है, अब देखो बहुत आसान है। अब कैसे करेंगे? आपको ये बात पता है मुझे 3 साल पीछे जाना है, तो क्या किया मैंने, 3 साल पीछे जाना है ना, मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज और पता है, क्या पता है क्या? मुझे पता है भाई, इसको मैंने 12 से काटा था, देखो ध्यान से, इसको मैंने 12 से काटा था तो मेरा इतना आया था। तो अगर मैं इतने से काटूंगा तो 12 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। तो भाई मैं इससे, ये आपका 17,280 तो है, तो इससे काटूंगा तो आपका 12 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो आपका आ रहा है रुपए, वो 12,000 आ रहा है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा स्क्वायर वगैरह पता है ना, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं थी, आप काटते चले जाओ, आपको मतलब रिजल्ट ऐसे मिलते चले जा रहे हो, आपको पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है। यहाँ से मुझे जो आया वो मुझे यहाँ पे हेल्प कर दिया, और फिर यहाँ पे जो कैलकुलेशन थी वो मुझे यहाँ पे हेल्प कर दी। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन नहीं है एग्जैक्टली। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, अब इलेक्शन भी मैंने आपका टॉपिक ऐड कर रखा है, तो उसको भी आप जरूर देख लेना। अब यहाँ पे मैं वैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, लेकिन आप उस इलेक्शन को जरूर देख लेना। कह रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स Y% ने वोट नहीं दिया। मैं मान लेता हूं यहाँ पे दिया है कि टोटल वोट जो दिया है ना लोगों ने, वो 16,000 टोटल वोट देने लायक हैं। मतलब टोटल वोट्स जो है, जब भी टोटल वोट्स का मतलब क्या होता है ना, कि जितने लोग इलेक्टोरल कॉलेज में हैं, मतलब या जितने लोग आपका इलेक्टोरल लिस्ट में है, मतलब जितने लोग वोट दे सकते हैं। सिंपल सा मतलब है कि भाई जितने लोग 18+ हैं और जिनके पास वोटर कार्ड है वही लोग तो वोट दे सकते हैं। तो टोटल वोट्स का मतलब क्या होता है कि जितने लोग वोट दे सकते हैं, वो दें न दें या उनके इनवैलिड है, वो सब कुछ काउंट हो जाता है उसमें। तो यहाँ पे टोटल वोट 16,000 है, मतलब 16,000 टोटल वोट्स हैं। देखो इलेक्शन क्वेश्चन आपके एक लाइन में होते हैं, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन आपके एक लाइन में जाते हैं, कुछ क्वेश्चन अच्छे भी होते हैं, वो भी आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, टोटल वोट्स आपके 16,000 हैं, जिसमें से Y% लोगों ने वोट नहीं दिया। मतलब कहीं ना कितने लोगों ने वोट दिया सॉरी, तो आपका 100 - Y/100 लोगों ने वोट दिया। अब आप बताओ ये कैसे मैंने लिख दिया? देखो सिंपल सा फंडा है कि मान लो अगर 15% लोगों ने वोट नहीं दिया है, तो आपको पता है 85% लोगों ने वोट दिया है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? मान लो 100 लोग हैं, 15% ने वोट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं 85/100 लोगों ने वोट दिया है कि नहीं? अब ये 85 कहाँ से है? ये 100 - 15 से आया, तो यहाँ पे भी Y% लोग वोट नहीं दे रहे, तो कितने लोग दे रहे हैं? 100 - Y लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो ये बता दूं मैं आपको, यहाँ पे लिखते चला हूं, ये टोटल वोट्स है, ये आपके टोटल वोट्स जो डाले गए, मतलब कास्ट किए गए हैं, ये इतने वोट कास्ट किए गए हैं, जिसमें 10% जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गया है। तो कहीं ना कहीं आपके 90% वोट्स वैलिड है।
मतलब 9/10 वोट्स आपके वैलिड हैं। अब ये क्या है, ये वैलिड वोट्स हैं, वैलिड वोट्स हैं। अब जो भाई ये जो डिफरेंस होता है ना विनर और लूजर का, जैसे मैं आपसे जीता हूं तो जितने भी वोट से जीता हूं सारे वोट्स वैलिड वाले ही होते हैं भाई। इनवैलिड तो नहीं पता ना भाई ये किसके फेवर में डालेगा, क्योंकि वो इनवैलिड है तो वो काउंट नहीं होते हैं। तो अगर मैं आपसे 10 वोट से जीता हूं तो वो 10 वोट जो है वो वैलिड वोट्स ही हैं, ठीक है। तो आप देखो द कैंडिडेट हु गॉट इतने वोट्स, इतने वैलिड वोट्स कास्ट किया है तो वो इतने से जीता है। तो एक चीज आप बता दो, जैसे अगर मैं ना 61% से जीतता तो दूसरा वाला कहीं ना कहीं 39 वोट्स 39% पाता। अगर मैं 61% वोट पाया हूँ तो वो कहीं ना कहीं 39 पाया है अगर दो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो गैप आ रहा है वो 22 आ रहा है। लेकिन अब मैं क्या 61 दिया है, मैं 39 करूंगा पहले फिर 22, ये लेंदी प्रोसेस है। आपको 50 से दिखना है कि 50 से कितना गैप है इसका, उसका डबल कर देना है। समझ रहे हो, अगर आपको ये डिफरेंस निकालना है ना विनर लूजर का, तो आप देखा करो कि 50 से कितने गैप पे उसका डबल कर दो। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 50 से कितना ज्यादा है, 50 से ये आपका 9.375 ज्यादा है, उसका डबल कर दो तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 18.75 आ जाएगा। मतलब 18 विनर और लूजर के बीच का जो गैप है ना वो 18.75% का है, जिसकी वैल्यू मुझे दे रखी है। और ये वैलिड वोट का 18.75% है। तो वैलिड देखो ये टोटल वोट्स हैं, ये आपके वोट्स जितने डाले गए हैं और ये आपके वैलिड वोट्स हैं। तो वैलिड वोट का 18.7% जो है ये मुझे दे रखा है 2484। इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो वैलिड वोट का जो 18.75% है इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 2484। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये अभी मैं आपको समझा के लिख रहा हूं, अदरवाइज वाइज आप ये जो लाइन लिखा है ना मैंने इतना, ये आप मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में ये पूरी लाइन लिख सकते हो। 12 से 15 सेकंड में पूरी लाइन लिख दी। अब आपको कैलकुलेशन ही करना है तो कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, कैलकुलेशन भी आसान होगी। देखो आपको दिख रहा है ये 2 जीरो से आपका यहाँ पे 3 जीरो चला गया, ठीक है। आपका दिख रहा है कि ये 9 से जा रहा है तो आप 9 से काट दो। तो 9 से मैंने काटा 9 दूनी 18, 68, 68 मतलब 7, आपका 63, तो 54 मतलब कहीं ना कहीं आपका 6 चला गया। इस जीरो को हटा के ना मैं यहाँ पे 2 जीरो और लगा देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटना चाहूँ 24 से, तो 24 से मैंने काटा इसको, 18 चौक होता है 76, 76 सॉरी 18 चौक होता है 72, 72 3 75, और ये आपका 400 चला गया। 4 से मैंने इसको काट दिया 4 बार और 4 से मैंने इसको काट दिया 4 छक 24, 4 चौक 16, ठीक है। सही किया है, सही किया है। एक सेकंड को ना ना गलत किया है, गलत किया है ना, नहीं नहीं सही किया है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ भाई, 9 आ रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, 69 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से काटूँ थोड़ा सा तो ये आपका जा रहा है 4 बार, ये जा रहा है आपका 3 बार। इसको फिर से काट दूँ तो ये जा रहा है आपका 2 बार 3 बार। 23 इंटू जो 4 होता है वो होता है 92। तो 92 किसकी वैल्यू आई है, 100 माइनस वाई की वैल्यू आई है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं वाई की वैल्यू आपकी 8 आ जा रही है। तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, आ जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। चेंजेस किया है मैंने। इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनना, ठीक है। इन एन इलेक्शन बिटवीन पी आर एस of the total votes polled 1/10 are invalid votes polled in the favor of R and S are half of the total votes polled। अब देखो एक बात आप ये समझा करो ना, अभी क्या था ना, अभी आपको धीरे धीरे जैसे यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो वोट्स मिले हैं ना इनको, देखो जो कैंडिडेट्स को वोट्स मिले हैं, आप बहुत ही ध्यान से सुनो तभी आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। जो कैंडिडेट को वोट्स मिले हैं ना वो आपको वैलिड वोट्स का बता रहा है, ठीक है। जो डिफरेंस बता रहा हूँ वो वैलिड वोट्स का बता रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट के वोट्स है ना वो वैलिड वोट्स वाली बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट के वोट है वो वैलिड वोट वाली बात नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आर और एस को जो वोट्स मिले हैं ना वो टोटल वोट्स का हाफ मिला है। मतलब टोटल वोट्स मतलब समझते हो, जितने लोग, मैंने आपको क्या बोला टोटल वोट्स का मतलब क्या होता है, जितने लोग वोट दे सकते हैं, उन्होंने दिया या नहीं दिया या उनके वोट इनवैलिड हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग वोट दिए हैं उसकी बात कर रहे हैं। फिर तब हम थोड़ा सा ना 100 मान के करते हैं कि 100 टोटल वोट्स हैं, इसमें 50 इनको मिला, इनको इतना मिला, तब हम 100 मान के ऐसे ट्री मेथड से करते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा इजी पड़ता है। लेकिन जब ऐसे होता है तब हम ट्री मेथड से नहीं करते। अगर हम ट्री मेथड से करेंगे तो वो हमारा हार्ड पड़ेगा। समझ रहे हो क्यों हार्ड पड़ेगा? अगर आपको जैसे यहाँ पे कैंडिडेट्स को वैलिड वोट, सिर्फ वैलिड वोट की बात करता है कैंडिडेट को, तब हम इस मेथड से करते हैं, वो हमारा सबसे इजी पड़ता है। लेकिन अगर एक सेकंड, लेकिन अगर यहाँ पे कैंडिडेट को टोटल वोट से रिलेट कर दे, जैसे अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या कर रहा है,
देखो 10% ऑफ द टोटल वोट्स, कैंडिडेट को ए को क्या बता रहा है, ए को यहाँ पे 10% ऑफ द टोटल वोट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी हम इस ट्री मेथड से करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट को टोटल वोट से रिलेट कर दिया गया है। ठीक है, अगर वैलिड वोट से रिलेट किया जाता तो हमने जो ऊपर किया उससे करते। ठीक है, बाकी और भी क्लासेस में आपको कराऊंगा बार बार जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्ड हो जाए। तो अब इसको हमें पता चल गया भाई इसको ट्री मेथड से करना है। तो क्या कह रहा है कि मान लेता हूँ टोटल 100 वोट्स हैं या 100% वोट्स हैं, जिसमें 1/10 आपका इनवैलिड है, मतलब आपके जो 90 है वो आपके वैलिड हैं और जो 10 है आपका वो आपका इनवैलिड है। ये वैलिड है और ये आपका कहीं ना कहीं इनवैलिड है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि आर और एस को ना हाफ ऑफ द टोटल वोट्स पोल, भाई टोटल वोट्स तो 100 होगा, इसका आधा किसको मिला है, आर और एस को मिला है, तो कहीं ना कहीं आर और एस को मिला है। और यहाँ पे एक चीज और देखो, दे गेट इक्वल वोट्स, ये भी आपको दिख रहा है, मतलब आर और एस को 50% ऑफ वोट्स मिला है और उसमें भी इन दोनों को बराबर बराबर मिला है, कहीं ना कहीं इनको 25% और 25% मिला है। अब आप सोचोगे सर 25-25 क्यों लिखा, ये तो 90 का आधा तो 45 होता है, लेकिन भाई ये टोटल वोट्स का मतलब आपको आर और एस को ना, आर और एस को 50% वोट्स मिले हैं और उनको भी बराबर बराबर में कहीं ना कहीं 25% मिला, मतलब इसका मैं 100 के रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ सब कुछ। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो बच गया पी, पी को कितने परसेंट वोट मिले हैं, वो पी को 40% वोट मिले हैं, क्योंकि भाई 50-10-40 आपका 100 होता है। अब क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनो, ड्यू टू अ फॉल्ट इन द मशीन हाफ ऑफ द वोट्स ऑफ एस एंड हाफ ऑफ द इनवैलिड वोट्स आर काउंटेड एडिशनली इन द फेवर ऑफ आर। जो आजकल लोग आरोप लगाते हैं वैसा कुछ बात हो रही है यहाँ पे कि मशीन में फॉल्ट होने के कारण क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है आपका आधे वोट्स किसके, एस के आधे वोट्स, मतलब एस के आधे वोट 12.5, मतलब 12.5 इसको मिल जा रहा है आर को, साथ में जो इनवैलिड है इसका भी आता है, मतलब 5% और ये आपका आर के फेवर में चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको आर को कितना मिल गया फिर, 5 5 5 10 हाथ लगा एक, 42.5 वोट्स आपको कितना मिला है, 42.5% ये मिला है आर को। तो आपसे पूछ कह रहा है कि भाई आर को कितना परसेंटेज मिला है, तो आपको साफ साफ दिख ही रहा है, मैंने निकाल दिया 42.5। ठीक है, अब नेक्स्ट थोड़ा सा जल्दी में करें, देखो कैसे करना है। इन एन इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी एवरी फिफ्थ वोट पोल्ड वाज मार्क्ड एज इनवैलिड बाय द मशीन। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझो, यहाँ पे ये जो लाइन लिखी है ना कि ए विंस इलेक्शन विद द मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स और 10% ऑफ द टोटल वोट, मतलब 10% टोटल वोट्स का हो गया, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ट्री मेथड से करना है, ट्री बना के 100 के रिस्पेक्ट में चीजें लिखनी है। तो मैंने क्या किया, चलो लिख देता हूँ भाई, 100 टोटल वोट्स है, एवरी फिफ्थ वोट मतलब हर पांचवा वोट, मतलब 20% जो वोट्स हैं आपके इनवैलिड हैं 80 आपके वैलिड हैं और 20 आपके इनवैलिड हैं, ये तो कह रहा है। अब क्या कह रहा है आपका, इन द रिमेनिंग वोट्स ए विंस द इलेक्शन विद अ मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स और 10% ऑफ द टोटल वोट, मतलब अब देखो दो बंदे हैं ए और बी, तो इनके बीच का जो मार्जिन है ना वो 10% ऑफ का, इसका मतलब इसका 10% है, तो अगर इसको 80 मिला है तो इसके बीच में 10 का गैप रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ए को 45 मिला होगा, बी को 35 मिला होगा, आप देखो ना 10 का गैप है इनके बीच में, और ए जीता है, मतलब ए के वोट्स ज्यादा होंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहाँ पे 2500 का कोई काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपसे क्या पूछा, परसेंटेज में पूछा है। तो क्या कह रहा है कि, अब क्या कह रहा है ध्यान से देखो, इफ 90% ऑफ द इनवैलिड वोट्स वुड हैव बीन इन द फेवर ऑफ बी, तो इसका 19% मतलब कहीं ना कहीं 18, भाई इसका 90% इनवैलिड का 90% मतलब 18 वोट्स अगर किसके फेवर में आ जाए, बी के फेवर में आ जाए, बी के फेवर में आ जाए, तो इसको कितना मिल जाएगा, 8 हाथ लगा एक, 53 आ जाएगा। तो बी को 53 मिल चुका है, ए को 45 मिल चुका है, तो पूछ रहा है अब कौन जीतेगा, भाई अब आपको दिख रहा है भाई बी जीता है, बी जीता है कितने परसेंट से, 8% ज्यादा है, 8% ऑफ द टोटल वोट्स, और यहाँ पे टोटल वोट्स की बात हो रही है तो टोटल वोट्स में ही कंसीडर करेंगे, तो बी जीत चुका है आपका 8% से, तो बी वुड हैव वॉन बाई 8%। आसान था ना ट्री मेथड से। आ जाओ नेक्स्ट पे, और कहाँ पे ट्री लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना है मैंने आपको ये भी बहुत ही क्लियर बता दिया है। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत ही ज्यादा आसान भी है। कह रहा है अ रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ परचेजर टू ऑब्टेन 4 kg मोर फॉर 160, द ओरिजिनल प्राइस मुझे बताना है। मतलब आप मतलब जैसे ऐसा है ना कि अभी प्राइस सस्ता हो गया, तो आप पहले मानो 160 रुपए में मानो 10 किलो खरीद रहे थे, ठीक है, तो अभी आप 160 रुपए में 14 किलो खरीद पा रहे हो, ऐसा कुछ कह रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं पहले 160 में कितना किलो खरीद पा रहा था, मुझे अभी नहीं पता, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया हूं, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, बहुत ही आसान है। देखो जब भी आपका ये पैसा कांस्टेंट हो ना, पैसा पैसा कांस्टेंट हो, तो आपको इस तरह से सोचना है। और आपको एक बात पता है भाई, आपके पास पैसा कांस्टेंट है, आप खुद सोचो, इमेजिन करो बस मेरी बात को,
आप इमेजिन करो, आपके पास पैसा मतलब आपके पास 100 रुपये ही है। पहले आप चीनी लाते थे, वो आपको 100 रुपये मानो 10 किलो चीनी मिल जाता था, मान लेता हूँ, ठीक है। अभी चीनी का दाम सस्ता हो गया है, सस्ता। तो अब आप दुकान पे जाओगे तो आपको कम चीनी मिलेगी, ज़्यादा चीनी मिलेगी? अब आपको ज़्यादा चीनी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पैसा कम हो गया। अब देखो, पैसा कम होने से आपको चीनी ज़्यादा मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पैसा आपके पास कांस्टेंट है, अब पैसा उसका जो दाम है, प्राइस कम होने से आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो, मतलब किसी चीज़ के कम होने से आप ज़्यादा खरीद पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पे क्या होता है? देखो, आपका जो प्राइस है वो 10 से 8 हो चुका है। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ये तो दिया ही ना भाई, पैसा आपका जो प्राइस है वो 10 से 8 हो चुका है, तो अब आप ज़्यादा खरीद पाओगे। तो ये ऐसे रिलेट करता है, अगर ये आपका प्राइस रिडक्शन है तो आप अमाउंट जो है ज़्यादा खरीद पाओगे, और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है जो हमने फील किया अभी। तो पहले अगर आप 8 खरीद पाते तो अब आप 10 खरीद पा रहे हो। तो अगर आप पहले 8 किलो खरीद पाते तो अब आप 10 किलो खरीद पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप 2 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हो। लेकिन आपसे क्या करें, आप 4 किलो ज़्यादा खरीद पा रहे हो, मतलब कहने के इसका डबल कर दूंगा। तो पहले आप 16 किलो खरीद पाते थे, अब आप 20 किलो खरीद पा रहे हो। तो अब देखो, आपका यहाँ पे 4 kg का गैप आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब मेरा सही बन चुका है। तो पहले 160 रुपए में मैं 16 किलो खरीद पाता था, अब 160 रुपए में मैं 20 किलो खरीद पाता हूं। तो अगर मेरा ओरिजिनल प्राइस प्राइस पूछे या नया प्राइस पूछे, तो ओरिजिनल प्राइस क्या था? पहले मैं 160 रुपए में 16 किलो खरीद पाता था, तो ये ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, जो कि 10 रुपए आपको दिख रहा है, जो कि आपसे पूछा है। लेकिन आपसे पूछ सकता था न्यू प्राइस बता दो, अभी जो लेटेस्ट प्राइस है, न्यू प्राइस, वो कितना होगा? तो अब आप 160 रुपए में कितना खरीद पा रहे हो? 20 रुपए खरीद पा रहे हो, 20 किलो खरीद पा रहे हो। तो अब कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस हो चुका है वो 8 रुपए हो चुका है। तो आपको दोनों चीज निकालनी आनी चाहिए, और कैसे निकालते हैं मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। फॉर एन एग्जामिनेशन ऑफ अ प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट द टोटल मार्क्स इज 100। द ब्रेकअप फॉर थ्योरी, फिजिकल, सॉरी, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एंड वाइवा वाइवा इज 40, 30, 20 एंड 10%. A candidate scored 80% in theory, 70% in practical, 60% in project and 50% in viva. What was her aggregate percentage? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा है। देखो, सिंपल ये कह रहा है ना कि भाई ये देखो, थ्योरी में 80 पाया है, प्रैक्टिकल में 70 पाया है, प्रोजेक्ट में 50 पाया है, और वाइवा में 50 पाया है। लेकिन हम जो वेटेज दे रहे हैं ना, वेटेज, जैसे आपको पता होगा ना, जैसे हमारा हाफ ईयरली का वेटेज कम होता था, एनुअल का वेटेज ज्यादा होता था, ठीक है। मतलब आप कहीं ना कहीं अगर हाफ ईयरली में मानो ज्यादा नंबर मार दिए और एनुअल में आप कम मार दिए, क्योंकि एनुअल का वेटेज ज्यादा है, तो आपका ओवरऑल जो आएगा कम आएगी वैल्यू, कम आपका परसेंटेज आएगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली में कम मारे लेकिन एनुअल में ज्यादा मार दिए, और एनुअल का वेटेज भी ज्यादा होता है, तो आप कहीं ना कहीं ओवरऑल जो होता है आपका ज्यादा वैल्यू, मतलब ज्यादा परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पे वेटेज दे रहा है, वेटेज ने क्या दिया है भाई, ये तो इनके नंबर आए हैं, अब इनको वेटेज क्या दे रखा है? 40, 30, 20, 10 का। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 40, चलो 40 लिख दो भाई, 40, 30, 20, 10 का, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको आप रेशियो में भी लिख सकते हो, ठीक है। ये चलो भाई लिख लो भाई, 40% लिख दो भाई, चलो लिख दो, अगर मन कर रहा है 40% लिख दो, या इतना लिख दो। अब 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32। इसका 30% कितना हो जाएगा? 21, ठीक है। इसका 20% कितना हो जाएगा? 10। और इसका कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ लो, कितना हो गया आपका? वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। 32, 21 आपका हो गया 53, 63, 5, 68। तो आपका 68 करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा भाई ये 100 बन जा रहा है, इस वजह से मैंने नीचे 100 नहीं किया। लेकिन अगर ये 100 नहीं बता, जैसे मुझे ऐसा कहता ना कि भाई मेरे नंबर तो आए हैं, मानो हाफ ईयरली में आए हैं 70, और एनुअल में आए हैं मेरे 50, लेकिन जो वेटेज है वो 1:2 का है। मान लो हाफ ईयरली का वेटेज 1 है, इसका 2 है, तो आप क्या करते? आप 70 × 1, 70 × 1 प्लस 50 × 2, और डिवाइड बाई इसको प्लस करते, तो इसको 3 करते, तो आपका कितना जाता? आपका आ जाता क्या? 70 और 100, 170/3 आपका करेक्ट आंसर आ जाता इस केस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप 80 × 40 कर रहे हो, तो 8 चौक 32 करो, और 2 जीरो ऊपर भी है, और नीचे आपका नीचे 100 आ रहा है, तो भाई वो 2 जीरो नीचे से चला जा रहा है, इस वजह से मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये भी तरीका पता होना चाहिए, इस पर बेस आपके क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये आपका 2019 का है, लेकिन लेटेस्ट में भी आया था, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखो, आपको पता है जो फ्रैक्शन होता है वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है कि नहीं? ये तो होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होता है। अब आपसे कह रहा है कि न्यूमरेटर को 12% से इंक्रीज कर दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं 112% कर दिया गया है। डिनोमिनेटर को कितना कर दिया गया है? डिमिनिश, मतलब घटा दिया गया है 8% से, तो कहीं ना कहीं इसका
92% कर दिया गया, तो परसेंटेज से परसेंटेज आपका चला गया, तो मैं परसेंटेज को इरेज ही कर दे रहा हूं। और अगर ये करने से हो क्या रहा है, जो मेरा बन रहा है फ्रैक्शन वो 56/69 बन जा रहा है ये हरकत करने से। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये 2 बार जा रहा है, और अगर मैं 23 से काटूं तो ये 3 से ये 4 बार जा रहा है, और आपको दिख रहा है ये आपका 2 बार जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये ओरिजिनल था, आपको पता है ना भाई, ये आपने ओरिजिनल था, ये आपका ओरिजिनल था, ओरिजिनल। ठीक है, तो n/d ही तो आपको निकालना है, तो ये कहीं ना कहीं आपका 2/3 आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था और आसान था। आ जाओ नेक्स्ट पे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन कुछ हार्ड वाले भी आते हैं जो मैंने IMR में पहले करा रखा है अपने यूट्यूब वीडियोस में, जो मैं यहाँ पे भी कराने वाला हूँ। मुझे देखना पड़ेगा, अगर आप में से कोई बच्चा मेरा पुरानी IMR ले चुका है ना, अगर उसने मतलब प्रिंट आउट वगैरह निकाल के उसको अगर वो क्वेश्चन मिल जाए तो मुझे बता देना वो क्वेश्चन कहाँ पे है। वैसे आपको पता है कि इन वीडियोज़ के नीचे कमेंट्स का भी ऑप्शन आता है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, और अगली बार से मैं आपके लिए होमवर्क के भी कुछ क्वेश्चन रखूंगा फिर, जिससे आप कमेंट में बता सको। क्या था, हाँ मैं तुम यही कह रहा था ना कि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं ना जो हम डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं उसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हो। क्या करें कि द टोटल इनकम ऑफ 3 फैमिलीज आर 72,000, देयर एक्सपेंडिचर आर 80, 85 एंड 75 रिस्पेक्टिवली, एंड देयर सेविंग्स आर 8, 9, 20। तो हमें सेकेंड फैमिली की क्या बतानी है, हमें इनकम बतानी है। देखो बहुत आसान है, देखो जो एक्सपेंडिचर है ना वो 80%, 85% और 75% है। तो कहीं ना कहीं जो सेविंग्स, अब पहले आप सेविंग्स का रेशियो देख लो जो दे रखा है, 8 दे रखा है, 9 दे रखा है, 20 दे रखा है। अच्छा आप बताओ, इसका एक्सपेंडिचर 80% है तो सेविंग्स कितना होगा, सेविंग 20% होगा। तो यहाँ से मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा, तो ये मेरा इनकम निकल के आ रहा है, ये जो निकल के आ रहा है वो इनकम निकल के आ रहा है ए का। ठीक है, अच्छा इसका 9 सेविंग है और आपको पता है इसका 85 एक्सपेंडिचर, तो कहीं ना कहीं 15% की वैल्यू दे रखा है। अगर मैं 100% की वैल्यू निकाल दूं तो ये इसका इनकम हो जाएगा बी का। ऐसे ही यहाँ पे 75 इसका एक्सपेंडिचर, तो कहीं ना कहीं 25 इसकी सेविंग्स हो जाएगी, और 100 कर दूंगा तो ये इसका इनकम हो गया। अगर मैं इसको काटूं थोड़ा सा, इसका रेशियो निकालूं, लो मैंने रेशियो निकाल दिया इसका, तो कितना आ रहा है, इसको मैं काट दिया 5 से, इसको मैं काट दिया 3 से, इसको मैं काट दिया 5 से, तो कहीं ना कहीं आपका 2:3:4 निकल के आ रहा है। ये आपका इनकम का रेशियो है, इनकम का। ठीक है, क्योंकि मैंने सेविंग्स को इनकम बना दिया है, अब सेविंग्स इज कन्वर्टेड टू इनकम। ठीक है, हाँ अब इनकम का रेशियो, अब आपको पता है भाई ये तीनों का जो सम है वो 72 है भाई, तीनों ये इनकम का जो सम दे रखा है, तो कहीं ना कहीं आपको 4 तिहाई 7 दूनी 9, 9 का मतलब आपको 72,000 दे रखा है, तो मतलब एक का मतलब आपका 8,000 है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इंटू 8,000 कर देंगे तो आपका कहीं ना कहीं 24,000 आ जाएगा। और मैं लिख दे रहा हूँ कि 9 का मतलब यहाँ पे 72,000 है, तो आपका 24,000 हो जाएगा बी की इनकम। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। In an examination, 45% student passed in history and 60% student passed in Hindi. If 8% student failed in both, दोनों में फेल हो रहे हैं, ठीक है, तो what percent student passed in both the exams? अब इसको करेंगे कैसे, देखो आपको देखो पता जो है, जो चीज़ आपको पता है ना आपको उससे करना है, ये बात ध्यान रखना। आपको पता है देखो 8% देखो दोनों में फेल्ड, अब मैं फील्ड वाला लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई हिस्ट्री में कितने फेल्ड है, मैं यहाँ पे लिखूंगा हिंदी में कितने फेल्ड है, बीच में तो दोनों में फेल है, तो जो बच गए हैं, ये जो बच चुके हैं ना, ये मैं लिख दूँ पूरा, हिंदी है ये और ये आपका हिस्ट्री है, तो जो बाहर बच जाएंगे वो आपके दोनों में पास होंगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ देखो आप ध्यान से, ये दोनों में फेल्ड है, ये आपके हिस्ट्री में फेल्ड है, ये आपके हिंदी में फेल्ड है, तो ये जो बाहर बच्चे बच गए हैं वो किसी में भी फेल नहीं, मतलब दोनों में पास हैं, क्योंकि फील्ड वाले तो आपके यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये मतलब कहीं ना कहीं पास वाले ही हैं दोनों में। ठीक है, अब करेंगे कैसे, 8% दोनों में फेल्ड है, अच्छा 45% आपके हिस्ट्री में पास है, तो फेल कितने होंगे, फेल 55% होंगे ना। अब ये मैं फेल वाला लिख रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये फेल वाले बच्चे हैं, फेल वाले। तो अगर 45% बच्चे पास है तो 55% फेल होंगे, तो 55% फेल होंगे, तो यहाँ पे 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे 47 आएगा, तभी तो 47 और 8 मिलकर 55 बनाएगा, 55% फेल है हिस्ट्री में। अच्छा हिंदी में कितने फेल है, 60% पास है तो 40% फेल है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 32 आ जाएगा, तो 32 आप होता है आपका 40 और 40 47 आपको होता है 87, तो 87% बच्चे आपके फेल हैं, तो कहीं ना कहीं आपके 13% बच्चे हैं वो दोनों में पास हैं, तो आपका 30% करेक्ट आंसर आ जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, और इसको ऐसे क्वेश्चन हम वेन डायग्राम से ही करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे। 15 kg ऑफ ग्रेप इन विच 90% ऑफ द कंटेंट वॉज वाटर। देखो जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए ना जिसको हम सुखाते हैं या पानी में भिगोते हैं, मतलब जो भी मतलब होता है ना,
हमें उसके सॉलिड पार्ट से मतलब है, सॉलिड पार्ट से हमें उनके सॉलिड पार्ट को इक्वल करना है। सॉलिड पार्ट मतलब हमें वाटर को नहीं देखना, वाटर जाए भाड़ में, वाटर जाए भाड़ में, हमें इस सॉलिड पार्ट को देना, मतलब जो गूदा होता है ना वो देखना है हमें, उसके अंदर का पानी नहीं देखना है, हमें सिर्फ गूदा से मतलब है। तो देखो 15 केजी ग्रेप है जिसका 90% जो है वो वाटर है, तो मुझे क्या, मुझे वाटर से मतलब नहीं है, मुझसे उसके जो सॉलिड, जो भी बोल लो यार उसको, जो भी बोल लो उसको, पल्प बोल लो, पल्प नहीं यार, जो भी बोल लो यार, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, और आप देख लो क्या बोलते हैं। ठीक है, तो 15 केजी का जो सॉलिड पार्ट है 90% तो वाटर है, तो 10% उसका जो है, जो भी बोल लो, वर केप्ट इन सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब वाटर कंटेंट रिड्यूस, ऑब्वियसली जब हम उसको उसमें रखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो पानी है वो उड़ जाएगा। ठीक है, अब उसका 85% ही बचा है टोटल वेट ऑफ ग्रेप वॉज वाटर, तो फाइंड द टोटल रिड्यूस वेट। अब देखो मुझे नहीं पता है कि भाई उसका जैसे पानी उड़ गया तो मुझे नहीं पता उसका कितना वेट हो चुका है, मैंने मान लिया एक्स वेट हो चुका है, लेकिन सॉलिड पार्ट, क्योंकि पानी उड़ा है तो जो सॉलिड पार्ट है वो तो अभी भी रहेगा। ठीक है, तो वो 85% अब इसमें क्या है, वाटर है, जो जो पानी है वो 90 से 85 हो चुका है, तो 85% वाटर है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सॉलिड है वो 15% है। ठीक है, तो 15 केजी में आपका 10 सॉलिड था, क्योंकि पानी उड़ता है सॉलिड तो उतना ही रहता है, तो एक्स में आपका 15% है सॉलिड, क्योंकि हमें सॉलिड पता है, क्योंकि पानी तो उड़ चुका है, तो हमें सॉलिड पता है ना भाई, सॉलिड पहले भी उतना था अभी भी उतना है, तो वही मैंने किया है। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो, आपका एक्स की वैल्यू 10 आ चुकी है, 10 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन करने का सिंपल सा फंडा है कि हमें देखना है कि जो सॉलिड पार्ट होता है वो कितना है, उसी को इक्वल कर देंगे, सॉलिड पार्ट को LHS और RHS में इक्वल कर देंगे, क्योंकि हमारा सॉलिड पार्ट नहीं उड़ता, हमारा वाटर वाला पार्ट उड़ता है। ठीक है, आसान था कि नहीं? आ जाओ नेक्स्ट पे। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का है, जो कि मैंने अटैच किया है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, उस वीडियो को देख लेना अच्छे से, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी भी गलत करने वाले नहीं हो। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, क्यों अलग है वो भी बताऊंगा, और कैसे करना है वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। तो कह रहा है कि अब एक शॉपकीपर है जो 100 ग्राम वाला फॉल्ट वेट का यूज कर रहा है, मतलब 3 केजी की जगह वो कहीं ना कहीं 2900 ग्राम दे रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर शॉपकीपर चीटिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं शॉपकीपर का फायदा हो रहा है, और फायदा हो रहा है तो मैंने आपको दो बातें बताई थी कि जब भी फायदा होता है ना, सीपी लेफ्ट साइड में एसपी राइट साइड में, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने जब सॉल्व करो तब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हमेशा इतना ध्यान रखना है कि सीपी को मैं लेफ्ट में लिखता हूं और एसपी को मैं राइट में लिखता हूं। अगर मेरा फायदा हो रहा है तो लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यू लिखूंगा और राइट साइड में बड़ी वैल्यू लिखूंगा। तो यहाँ पे मुझे दो वैल्यू दिख रही है, यहाँ पे मुझे पता है कि भाई ये 100 ग्राम की चीटिंग कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 3000 ग्राम की जगह 2900 ग्राम दे रहा होगा। ठीक है, तो दो वैल्यूज दिख रहे हैं, तो मुझे पता है छोटी वाली वैल्यू इधर लिखनी है और बड़ी वाली वैल्यू इधर लिखनी है। और यहाँ पे क्या 12 रुपए पर केजी है, 3 किलो खरीदा है, तो कहीं ना कहीं 36 रुपए में खरीदा है और 46 रुपए में बेच रहा है, तो इसमें भी शॉपकीपर का प्रॉफिट हो रहा है, तो छोटी वैल्यू इधर लिखूंगा, बड़ी वैल्यू इधर लिखूंगा। ये बात तो आपको भी पता है, मतलब आपको कहीं ना कहीं पता है 100 ग्राम की चीटिंग कर रहा है, मतलब 2900 ग्राम दे रहा है, मतलब 3000 दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में 2900 ही दे रहा है। यहाँ पे ऐसा कह सकते हो 2900 दे रहा है और 3000 का आपको दाम ले रहा है। ठीक है, तो शॉपकीपर का हो गया फायदा। दूसरा क्या है कि आप देखो यहाँ पे कि 12 पर केजी खरीद रहा है और 3 किलो खरीदा है, मतलब कहीं ना कहीं 36 रुपए में खरीदा है और 46 रुपए में बेचा है। ठीक है, तो अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछता, अगर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तब आप क्या करते, आप इसको मल्टीप्लाई कर देते इधर इधर, यहां पे लिख के यहां पे लिख के आप देखते कि कितना परसेंटेज फायदा हो रहा है, अगर आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछता तब। लेकिन यहां पे ट्विस्ट की बात यह है कि आपसे प्रॉफिट परसेंटेज ना पूछ के प्रॉफिट रुपीज पूछ रहा है, तो आपका दूसरा तरीका होगा। अब तक आपने जो तरीका लगाया था ना, वहां पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछता था, लेकिन यहाँ पे आपसे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, इस बात का ध्यान दो। समझ में आ गया ना? अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसान है, अब ध्यान से सुनो, पहले आप लैंग्वेज समझो। लैंग्वेज क्या कर रहा है कि भाई इसने फॉल्टी वेट का यूज करते हुए इसने 3 केजी बेचा है, मतलब 3 केजी बेचा है फॉल्टी वेट का यूज करते हुए, तो उसने पूरा 3 केजी नहीं बेचा है, उसने 2900 ग्राम बेचा है, और साथ में 36 रुपए का सामान 46 रुपए में बेचा है। तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है, आप थोड़ा सा शॉपकीपर बन जाओ कुछ देर के लिए, तो आपने क्या किया, आपने 36 रुपए का खर्चा किया है, मतलब आपके जेब में 36 रुपए था, आप गए मार्केट में, आप 36 रुपए से 3 केजी आलू लेके आए। ठीक है, और अब आपने बेच दिया, आपने बेच दिया 46 रुपए में, लेकिन आपने उसको 3 केजी न देके आपने उसको 2900 ग्राम ही दिया है। अब आप थोड़ा सा सोच पा रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि भाई देखो 10, मैंने खर्चा कितना किया, देखो खर्चा मैंने 36 रुपए का खर्चा किया है,
तो ये मेरा हो गया सीपी, मतलब खर्चा मैंने जेब से इतना पैसा निकाला है। ठीक है, अब मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, मुझे यहाँ पे 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। साथ में देखो मेरे जेब में शुरू में 26 रुपए 36 रुपए ही थे शुरू में, अब मेरे पास जितने बेचने के बाद जितने रुपए हैं ना मेरे पास, वो मेरा प्रॉफिट है। तो 10 रुपए है, लेकिन साथ में मेरे पास कुछ और है। वो क्या है भाई, 3 kg आपने बेचा नहीं, आपने 3 kg फॉल्टी वेट का यूज करके बेचा है, तो कहीं ना कहीं आपके पास 100 ग्राम अभी आलू बचा हुआ है। ये बात आप समझ पा रहे हो कि नहीं? आपके पास 10 रुपए तो बचा ही है, साथ में आपके पास 100 ग्राम आलू भी बचा हुआ है। ठीक है, तो आपने 36 रुपए खर्च किए, अब आपके पास क्या है, आपने शुरू में 36 रुपए खर्च किए थे, लेकिन अब आपके पास क्या है, अब आपके पास 46 रुपए प्लस 100 ग्राम आलू भी है। तो कहीं ना कहीं आपका 10 रुपए का फायदा हुआ, साथ में 100 ग्राम पोटैटो का फायदा हुआ है। तो 100 ग्राम पोटैटो का फायदा हो तो 100 ग्राम का आप सीपी लोगे, क्योंकि भाई आप उसको बेचे नहीं हो, तो आपके पास जो फायदा है वो 100 ग्राम आलू का फायदा है, जिसका दाम कितना है, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, वो कैसे निकालोगे भाई? देखो 1 kg का 12 रुपए, तो 100 ग्राम का देखो 1 kg का 12 रुपए है, तो 100 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1.2 रुपए हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो फायदा हो रहा है, अब आपका 10 रुपए का तो फायदा हो रहा है, साथ में 100 ग्राम जिसकी हम इक्विवेलेंट वैल्यू लिखेंगे ना भाई, वैल्यू लिखेंगे, तो 1.2 रुपए का और फायदा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका 11.2 रुपए का फायदा हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको सोचना है। आपको सोचना है कि भाई आपके पास शुरू में कितना था और बाद में कितना है। तो अगर आप थोड़ा सोच पा रहे हो तो आपको क्या था, शुरू में आपके पास 36 रुपए था, और अब आपके पास 46 रुपए प्लस 100 ग्राम आलू है, तो 46 में आपका 10 रुपए का फायदा हो गया है, साथ में 100 ग्राम आलू का फायदा हो गया है। 100 ग्राम आलू का दाम कितना है आपका, 1.2 दाम है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका 10 प्लस 1.2 रुपए का फायदा हुआ, जो कि 11.2 रुपए होता है। मेरे ख्याल से आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ। अब क्या कह रहा है कि द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 86 इज ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 53। अब देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे, बहुत ही आसान है। देखो प्रॉफिट मुझे जब 86 रुपए में बेचा मैं, देखो पहली बात तो ये आप ये समझो कि कॉस्ट प्राइस यहां पे है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका क्या है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये जो वैल्यू है ना आपकी कॉस्ट प्राइस है। अब आपने यहाँ पे 86 में बेचा है एक बार, और एक बार आपने 53 में बेचा है। 53 में बेचा तो आपको लॉस हुआ है, और 86 में बेचा तो आपको प्रॉफिट हुआ है। अब आपको क्या करा है कि जो प्रॉफिट हुआ है आपको 86 में बेचने में, वो ट्वाइस है जो कि लॉस हुआ है। मतलब अगर आपको लॉस 1 का हुआ है तो आपको प्रॉफिट 2 का हुआ है। ये तो कह रहा है भाई प्रॉफिट डबल हो रहा है लॉस के। तो कहीं ना कहीं आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप आपको पूरा दिख रहा है 3 का है, जिसकी वैल्यू क्या दिख रही है, इन दोनों का गैप देखो 3 3। तो कहीं ना कहीं आपकी एक की वैल्यू आ चुकी है कितनी, एक की वैल्यू आपकी आ चुकी है 11। आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो आप या तो इसमें 11 जोड़ दो, या तो इसमें 22 घटा दो, कुछ भी कर दो। इसमें 11 जोड़ना ज्यादा ईजी है, तो इसमें 11 जोड़ देता हूं, तो मेरा जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया है, ये जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो मेरा 64 निकल के आया है। कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे +11 किया है, या आप यहाँ से -22 कर सकते हो। क्लियर है, एकदम आसान है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, देखो 2024 में ही पूछा गया है, तो करना बहुत आसान है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाई सेलिंग 22 आइटम्स रोहित गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 आइटम्स। मतलब देखो गेन्स क्या होता है, गेन होता है प्रॉफिट। अच्छा एक बात बताओ, अगर 22 आइटम्स में बेच रहा हूं तो मेरे जो प्रॉफिट कितना होगा, एक बार वो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट सिंपली होता है एसपी माइनस सीपी, ये प्रॉफिट होता है। अच्छा मैंने मानो एक आइटम को बेचा, तो ये एक आइटम का एसपी माइनस 1 आइटम का सीपी, ये प्रॉफिट होगा। तो अभी मैं कितने आइटम बेच रहा हूं, मैं 22 आइटम बेच रहा हूं, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, 22 एसपी माइनस सीपी। अब ये समझो कि सीपी एक एक प्राइस का आइटम है, एसपी एक प्राइस, अरे यार एसपी एक आइटम का सेलिंग प्राइस है, और सीपी आपका एक आइटम का कॉस्ट प्राइस है। तो जो एक आइटम पे प्रॉफिट होगा मुझे, वो एसपी माइनस सीपी होगा, तो 22 आइटम पे जो प्रॉफिट होगा वो ये होगा। अभी जो प्रॉफिट होगा किसके बराबर है, ये 6 आइटम की सेलिंग प्राइस के बराबर है, मतलब 6 एसपी के बराबर है। तो इसको अगर आप सॉल्व करो तो 22 में से 6 गया आपका, तो आपका 16 एसपी इक्वल्स टू आपका 22 सीपी होता है। अच्छा इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब सिंपली क्या होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि आपकी एसपी की वैल्यू 22 है और सीपी की वैल्यू 16 है। तो कहीं ना कहीं 6 का प्रॉफिट हो रहा है 16 पे, भाई सीपी 16 है ना, तो 6 पे 16 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है क्या, ऐसे कर लो। ठीक है, वैसे आपका ये दिख रहा है, अगर आपको थोड़ा सा हटा दूं मैं इसको ना, इसको हटा दूं, तो ये कहीं ना कहीं आपका 3/8 है, और आपको पता है 1/8 कितना होता है 12.5, तो 3/8 कितना होगा 37.5% आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, 37 है ना, 33 नहीं 37,
सी वाला सॉरी ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान था ना। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अ पर्सन बॉट 2 बफेलोज फॉर 11,520, वन ही सोल्ड एट अ 15% एंड अदर ही सोल्ड एट अ गेन ऑफ 19%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बफेलोज इज इक्वल, द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम। देखो बहुत इतना हार्ड नहीं है, कैसे करना है देखो, देखो ध्यान से। देखो सेलिंग प्राइस सेम है, लेकिन सेलिंग प्राइस हम सेम बाद में करेंगे। पहले आप देखो कि 15% का लॉस हो रहा है, पहले पे 15% का लॉस हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 20 का आइटम 70 में बेचा गया, तभी तो भाई 15% का लॉस हुआ। दूसरे में 19% का गेन हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 100 का आइटम 119 में बेचा गया। लेकिन आपको कह रहा है कि यहां पे ना सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, तो कहीं ना कहीं मुझे एसपी इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको भी ये 119 है तो इसको भी 19 बना दूं, मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, तो 119 बन गया, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। ये कॉस्ट प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस टोटल कर लूं तो आपका कहीं ना कहीं 240 आ रहा है, 7 दूनी 14 ना, 240 आ रहा है। इस 240 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 11520, ये तो दे रखी है भाई। आपको दोनों का क्या देता है, दोनों को ये इतने में खरीद रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी ये 240 की वैल्यू दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट वन, मतलब आपको 140 की वैल्यू बतानी है, मतलब 11520 ये 240 की वैल्यू है, तो आपको 140 की वैल्यू बतानी है। 12 से काट देंगे, चलो पहले इसको 7 से काट दो, इसको आप 12 से काट दो, 12 से काट दो तो 12 आपका होता है 12 9 108 72। ठीक है, और जीरो से यहाँ पे मैं जीरो काट देता हूँ, तो जीरो तो आएगा, और 9 छक्के होता है 42, तो आपका 20 आ रहा है क्या किसी में, इसमें आ रहा है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया है। ठीक है, आसान था। जब भी सेलिंग प्राइस इक्वल दिया हो तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले आप लिख लो कितने का लॉस कितने का प्रॉफिट हो रहा है, फिर आपको सेलिंग प्राइस को इक्वल कर देना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ गया होगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।